प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में कुछ अलग चीज़ों पर बात करने वाला हूं, जो है कि बीएचयू का सेमेस्टर एग्ज़ाम या कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्ज़ाम, उसका कैसे प्रिपरेशन करना होता है, कैसे तैयारी करनी होती है। साथ ही साथ अगर आपके पास अंतिम कुछ दिन बचे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 1 रात, तो कैसे बेहतर स्ट्रैटेजी को अपना करके यू कैन एक्सेल इन योर सेमेस्टर एग्जाम्स, ये आज का टॉपिक होने वाला है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने जीवन के 5 सालों का जो अनुभव रहा है, जो गलतियों से मैंने सीखा है, उसको मैं आप तक आज के इस वीडियो में सामने रखने वाला हूं। जुड़ जाइए हमारे साथ, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहली जो चीज हम बात करने वाले हैं कि पहले आपको बीएचयू का प्रोसेस समझना होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। ये चीजें जैसे ही आपको पता चलेंगी, वैसे ही आप इन चीजों में रुचि लेना शुरू करेंगे। एग्जाम पैटर्न का आपको पता है, 30+70 का जो है वो रेशियो मेंटेन किया जाता है। 30% जो है असाइनमेंट, टेस्ट, प्रेजेंटेशन, कभी कभी अटेंडेंस, इन 4 चीजों को मिलाकर के वो 30 मार्क्स का एक एक्यूमुलेटिव मार्क्स बनता है। इसमें आपका आपके प्रोफेसर के साथ रिलेशन भी मैटर करता है कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा एक सजग छात्र के तौर पर एटलीस्ट यू हैव टू गेट इन टच विद योर प्रोफेसर। ठीक, ये समझ में आ गई बात। अब आता है 70 मार्क्स, जो केवल और केवल आपके टैलेंट, आपके पढ़ने की क्षमता, आपके लिखने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसके बारे में विशेष तौर से मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं। मेरा विश्वास करिए कि चाहे आपने कितना भी पढ़ाई कर लिया हो, अगर ये स्ट्रैटेजीज अगर आप नहीं जान रहे हैं, तो आपको अन्य बच्चों से पिछड़ने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? पहला जो सबसे टॉप का नंबर होता है वो होता है एस ग्रेड। उसके बाद आता है ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और लास्ट में आता है ई। एस जो होता है वो होता है 90+ मार्क्स पे आपको एस मिलते हैं। ए मिलता है 80+ पे, बी मिलता है 70+ पे और साथ ही साथ 60+ अगर आप लेकर के आते हैं तो सी मिल जाएगा। 50+ लेकर के आते हैं तो आपको डी मिल जाएगा। 40+ लेकर के आते हैं ओवरऑल आउट ऑफ 100 में, तो आपको जो है वो ई ग्रेड मिल जाने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप ग्रेस मार्क्स से पास हुए हैं तो यहां पे आपको एक जी ऑप्शन भी होता है, जिसका मतलब है कि हर प्रोफेसर के हाथ में 2-3 नंबर है, जो बढ़ा करके उनकी अनुकंपा से आपका जो है वो आगे प्रमोशन हो रहा है, अगले सेमेस्टर में आप जा रहे हैं। यहां तक समझ में आई बात? ये चीजें क्यों जाननी जरूरी है? ताकि कम से कम आप अपना इवेल्युएशन कर पाए। ए बी देख कर कैसे मत सोच ले कि हाँ ठीक है हो गया। अच्छा करना है, उसको बेहतर करना है। कैसे करना है? कम से कम एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे कि ये बी जो है वो आपका एक बेस होना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना है। 70+ इज माई टारगेट। टारगेट नहीं कहूंगा, एक बेस, इतने से नीचे नहीं जाना है। ए शुड बी योर टारगेट। 80+ मेरा टारगेट है, इतना मैं अचीव करना चाहता हूं। बात समझ में आ गई? ये कैसे करेंगे, ये बातें हम आगे के स्लाइड्स में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बातें क्या जरूरी है अगर आप सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू भी कर रहे हैं या जस्ट अभी आपका एग्जाम होने वाला है। पीवाईक्यू हमेशा आपके साथ मदद करने वाला है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक ही साथ आप चाहे अगर नया एडमिशन ले रहे हैं तो पहले सिलेबस जो है वो पूरा आप डाउनलोड करके एक साथ उसको प्रिंट करा के एक बुकलेट बनवा लीजिए, ताकि आपको हर जो टीचर मांग रहे हैं तो वहां पे आप दे पाए, ताकि उनकी नजरों में आप बन पाए, है ना। या फिर आपको मदद मिल सके कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे है, वो सारी चीजें मदद मिलेंगी। ठीक। दूसरी चीज पीवाईक्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट करा लीजिए, अगर नहीं करा सकते हैं तो आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू हर चैप्टर, हर पेपर का आपको लगभग 4 से 5 पीवाईक्यूज ढूंढने हैं। अगर आपको लिंक के थ्रू, जो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहां पे जाके देखिए, अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता अपने सीनियर से बात करिए, अपने प्रोफेसर से बात करिए, वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक।
इसमें आपको क्या करना है, तीनों जो सेक्शंस है ए, बी और सी, इन तीनों के क्वेश्चंस लिखने हैं पहले, और उसके बाद उसकी आंसर राइटिंग भी करनी है, उसको ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है, कि ये जो है वो कहां पे मिल रहा है, इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं, बेस्ट आंसर मैं कैसे लिख सकता हूं, ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी पीवाईक्यू ओरिएंटेड आपका एग्जाम होगा। और ऑलमोस्ट मैं बता दे रहा हूं कि अगर आप पीवाईक्यू करके जाते हैं, अगर आप 4-5 सालों का पीवाईक्यू करके आप जा रहे हैं, तो आपको 60 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, यानी सी ग्रेड आपका पक्का है। ये केवल पीवाईक्यू से बता रहा हूं, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आते हैं क्लासेस। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप शुरुआत के दिनों में है तो क्लासेस जरूरी है, आप कीजिए। जो भी प्रोफेसर अच्छा पढ़ा रहे डेफिनेटली उनका क्लास करिए। और अगर आप अभी लास्ट में चल रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्लास नोट्स ढूंढना है अपने मित्रों से, अपने टॉपर साथियों से, जिन्होंने भी क्लासेस की है उनका क्लास नोट्स आपको पा लेना है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप पीवाईक्यू के तौर पर भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो बुक्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, आप लाइब्रेरी का यूज करिए, बुक्स वगैरह इशू कराइए, या फिर जो बुक्स से प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उस बुक्स का सहारा लेकर के उसके आंसर्स को ही आप अगर लिखेंगे तो आपको बेटर मार्क्स जो है वो आपको वहां पे जो एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है, वहां पर मिल रहा होंगे। ठीक, मॉनिटर करना, जो टॉपर होता है और एक आम जिंदगी होती है, ठीक है, इन दोनों में बहुत फर्क नहीं होता, मेहनत में बहुत फर्क नहीं होता। फर्क होता है केवल स्ट्रैटेजी में, केवल एक मेंटालिटी में, कि मैं टॉपर बनना चाहता हूं, कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट पाना चाहता हूं, गोल्ड मेडल पाना चाहता हूं। वो कैसे करते हैं वो स्ट्रैटेजी मैं अभी बताऊंगा। साथ ही साथ यहां पे मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि आपके अभी फर्स्ट सेमेस्टर में कितने बने हैं, सेकंड सेमेस्टर में कितने बने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में लेट्स अज्यूम 7.2 बन गया है, तो आपको टारगेट रखना है कि सेकंड सेमेस्टर में 8.2 से कम मेरा नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का कुछ रूल आपको लेकर के चलना होता है ताकि आप अपने को बेहतर कर पाए, हर बार खुद को सुधार पाए, और एक अच्छा टक्कर जो है वो कम से कम अपने सहपाठियों को या फिर कम से कम नॉलेज बेस के लिए ही आप ले पाए। ठीक, आगे चलते हैं। मीडियम कितना मैटर करता है, बहुत जरूरी है, मीडियम बहुत मैटर करता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए, एक बात कही गई है, आपको पता होगा कि अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए। That's the thing what is happening in India, bro. तो यहां पे क्या है कि जो इंग्लिश पढ़ाते हैं प्रोफेसर्स, उनके दिमाग में रहता है कि हिंदी वालों को थोड़ा कम आता है, या फिर हिंदी वाले में रिसोर्सेस कम है। दूसरा, जो हिंदी पढ़ाते हैं उनको ये लगता है कि अगर ये हिंदी इंग्लिश जानता है तब तो सब जानता होगा, तो वो एक एज जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को डेफिनेटली मिलता है। ये 5 सालों के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो if it is possible that you can write your answers in English, go for it. अगर आपने अपने जीवन में एक भी बार इंग्लिश में एग्जाम दिया है तो आपको ट्राई करना चाहिए कि बीएचयू का सेमेस्टर एग्जाम आप इंग्लिश में ही दें। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि पहले बार में आपका मार्क्स कम हो जाए, लेकिन अगले सेमेस्टर में जितना आप रिवाइव करेंगे वो पूरा का पूरा जो है वो मैनेज कर लेगा, आपके मार्क्स के, आपके परसेंटेज को, हर चीज को मैनेज कर लेगा, और फिर आप आगे जो है वो बढ़ते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। लेकिन अगर आपका नहीं हो पा रहा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि केवल हिंदी मीडियम से ही लिख सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं, या थोड़ा बहुत इंग्लिश चलता है, पढ़ लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, तो वैसे बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश मत करो, आराम से हिंदी में अपने को पारंगत करो और अच्छा करो। हिंदी से भी टॉपर बनते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है, लेकिन उतनी गुणवत्ता आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, एक जनरल पेपर आपका नहीं होना चाहिए, जैसे एक होता है ना कि हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वाला नहीं, वो एक नजर में आपकी पेपर दिख जाए कि अरे वाह ये तो कुछ अलग दिख रहा है, इसको एक्स्ट्रा मार्किंग करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो इस तरह के छात्र जो है, साथ ही साथ इंग्लिश में नंबर लाने का एक दो और कारण है कि आपको जो है गूगल वगैरह से या चैट जीपीटी अगर आप यूज कर रहे हैं तो इन सब, चैट जीपीटी बहुत बकवास है, मत यूज करना, बुक्स वगैरह यूज करो, कंटेंट ऑनलाइन सर्च करो, pdf डाल करके सर्च करोगे, इग्नू के मटेरियल थोड़े अच्छे हैं तो उनको सर्च करो, ई ज्ञान कोश का वेबसाइट है, उनको आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो वो सारे इंग्लिश में ज्यादातर मिल पाते हैं, हिंदी में ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। ठीक, अब एग्जाम में लिखना कैसे है? एग्जाम का तो पहले बंटवारा समझ लीजिए, 3 चीजें होती है। पहला होता है सेक्शन ए, दूसरा होता है सेक्शन बी, और तीसरा होता है सेक्शन सी।
सेक्शन ए जो होता है यहां पर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं पर क्वेश्चन के, 5 क्वेश्चन होते हैं और आपको मिल जाता है यहां पे टोटल जो है वो 10 मार्क्स। ठीक है, यहां पे आपको क्या है 10 मार्क्स मिलेंगे और आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको मिलेंगे 30 मार्क्स। और साथ ही साथ सी जो ऑप्शन है यहां पे आपको 15 नंबर मिलेंगे और आपके 2 क्वेश्चंस रहते हैं, आपको मिलता है 30 मार्क्स। ठीक है, ये वेरी भी करता है, कई बार जो है वो ग्रेजुएशन में अलग होता है, कई बार अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग सेम है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा। कैसे आपको लिखना है उसके बारे में मैं बताता हूं। ठीक है, आप यहाँ पेपर देख सकते हैं, सेक्शन ए लिखा हुआ, यहां क्या है कि आपको नॉट मोर देन 50 वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप नजरअंदाज करेंगे और ऑलमोस्ट 1 पेज आपको लिखना है। ठीक है, आपकी कोशिश या आपका टारगेट रहना चाहिए 50 जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है 1 पेज आप कम से कम भरे, थोड़ा गैप दे दीजिए, थोड़ा बड़ा लिख लीजिए, जैसे भी हो सके। तो आपको कोशिश, हाँ एक चीज और कि आपको इसमें ग्राफ्स वगैरह बनाना बहुत जरूरी है। हर क्वेश्चन में कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ ग्राफ, कुछ ना कुछ डिजाइन, कुछ ना कुछ मैप, ये आप इंक्लूड करते जाए। ये चीजें आपको आपके पेपर को बहुत अच्छा बनाती है और पेज भरने में बहुत ज्यादा मदद मिलता है। जैसे कि आपको 3 पार्ट अगर कुछ चीज है तो आपने ऐसे डिजाइन बना दिया, ऐसे पूरा मैप टाइप ऐसे ऐसे कर दिया है ना, और यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, तो ये थोड़ा सा प्यारा लगता है और आप देख भी सकते हैं जगह जो है वो अच्छा खासा भर जाता है। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक पेज में आप जो कोशिश करेंगे कि 20 मार्क्स, सॉरी एक पेज में आप कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनको लिखें। अगर एक पेज नहीं भी भरा है तो अगला जो आंसर शुरू करेंगे आप, वो नेक्स्ट पेज से ही आपको करना है। ठीक, हर एक आंसर आपको नेक्स्ट पेज से ही शुरू करना है, फ्रेश पेज से शुरू करना है। क्यों करना है इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। ठीक, दूसरा जो है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए, ऑलमोस्ट लोग कहते हैं कि 3 पेज में लिख लो, लेकिन इसको आप ले जाकर के 3 to 5 भी ले जा सकते हैं। ठीक है, और जो आपका 15 मार्क्स का है उसको लोग कहते हैं 5 पेज में लिखो, लेकिन इसको बढ़ा करके आप 7 to 9 पेजेस में भी ले जाते हैं, तो उसमें घाटा नहीं है। क्यों घाटा नहीं है इसके बारे में मैं अभी बात करता हूं। देखो, आपके जो पेपर टोटल मिलते हैं वो ऑलमोस्ट आपके रहते 40 के आसपास। ठीक है, अभी एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितना रहता है, लेकिन 40 या 50 के आसपास रहता है। और मोस्टली बच्चे आधा से ज्यादा उस पेज को भर ही नहीं पाते। तो आखिर वो किसके लिए मिला है? वो पेपर बर्बाद हो रहा है। आप समझिए इस चीज को, उसको आपको इस्तेमाल करना है। चाहे आप शुरू के पेजेस थोड़े खाली छोड़े, चाहे बीच के पेजेस मतलब थोड़े थोड़े अगर बच भी रहे हैं, तो कोशिश करिए एकदम बेहतरीन तरीके से सजा करके लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, ये ग्राफ बनाना तो बिल्कुल आसान है, ये तो कोई भी बना सकता है। आप जो भी 2 चीजें जानते हैं उसका ग्राफ बना करके आप लिख सकते हैं। एक मैप आप तो बना ही सकते हैं। जितना भी पॉसिबिलिटी हो, एक्स्ट्रा लिखने के अलावा जो चीजें आप की जा सकती हैं उसको आप उसमें डालने का प्रयास करिए। नए पेजेस से स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज ये है कि हाईलाइट करना और पेन चेंज करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इन चीजों को भी आप इस्तेमाल करें। चौथी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर लिखना शुरू नहीं करना है। कैसे लिखना है इसके बारे में बताता हूं मैं। जैसे कि आपको क्या करना है कि यहां पे मैं एक और पेपर ले लेता हूं। यहां पे एक क्वेश्चन है कि कार्य कारण संबंध के बारे में जो है वो इतिहासकार क्या सोचते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना, कार्य कारण संबंध क्या है, व्हाट इज कॉजेशन। ये मैं हिस्ट्री का एमए 3rd सेमेस्टर का पेपर लेकर के आया हूं, तो इसमें कॉजेशन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मुझे इस आंसर को लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा कि लास्ट पेज पर जाऊंगा और उसको एक रफ कैटेगरी बना लूंगा और उसमें लिख लूंगा भाई साहब कि क्वेश्चन नंबर 2, और उसका पहला मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूं। और इस क्वेश्चन के मैं लगभग 5 से 7 टॉपिक्स ऐसे बनाऊंगा जिसपे मैं एक पेज लिख पाऊं। ठीक है, आधा पेज लिख पाऊं, जितना भी हो सकता है मैं उसको लिखने का प्रयास करूंगा, उस टॉपिक को लिखने का प्रयास करूंगा। और वहां से मुझे नए नए आइडियाज आएंगे और उसके बाद उन टॉपिक्स को जब मैं लिखने आता हूं तो और ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो मैं वहां पे रिप्रेजेंट कर पाता हूं। यही काम आपको 15 मार्क्स में भी करना है, यही काम 10 मार्क्स में भी करना है। साथ ही साथ यहाँ पे 2 ऑप्शनल रहेंगे, ये भी ध्यान देना है आपको कि हर जो क्वेश्चन रहेगा ना, चाहे वो 10 मार्क्स का हो चाहे 15 मार्क्स का, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक आपको चुनना रहता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उनमें से जो आपको बेहतर समझ में आ रहा हो उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। अगर इनका प्रिपरेशन करना हो तो कैसे करेंगे, तो 15 मार्क्स वाले जाहिर सी बात है ज्यादा इसका वैल्यू है, तो आप इस पे ज्यादा फोकस करने वाले, क्योंकि 30 मार्क्स जो है वो 2 क्वेश्चन ही आपको दिला रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन पे जो है आपको ज्यादा फोकस
करना होगा। बात समझ में आ गई? साथ ही साथ आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, एक चीज मैं कॉमन एक बताता हूं जो बच्चों के अंदर भरा हुआ है, वो क्या है कि भाई साहब मैं क्या करूंगा ना कि मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, एक एक टॉपिक बस पढ़ लेता हूं, टॉपिक बता दो, हेडिंग बता दो, बस उसके बाद की कहानी मैं लिख दूंगा। ठीक है, ये कॉमन मेंटालिटी होती है जो मैंने जब चेंज किया तो मेरा मार्क्स जो है वो ड्रास्टिक चेंज हुआ, और वो मैं अभी दिखाऊंगा भी। ठीक है, क्या चेंज आया मेरे मार्क्स में। क्या होता है कि हम जो सोचते हैं कि मैं जो है वो ग्लास भर पढ़ूंगा और बाल्टी भर जो है वो मैं लिख करके आ जाऊंगा। ठीक है ना, ये जो हमारी मेंटालिटी रहती है कि ग्लास भर हमें पढ़ा दो और हम बाल्टी भर लिख करके आ जाएंगे। जबकि सच्चाई क्या है बंधु, कि आप जब बाल्टी भर याद करेंगे तो आपको जो है वहां जाते जाते ग्लास भर याद रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ करके जाने की जरूरत है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें छपी रहेंगी। आप चाहे जितना भी पढ़ लें वो आपके लिए एनफ नहीं है, आप काफी ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। बात समझ में आ रही है? तभी वहां जाकर के क्वालिटी कंटेंट जो है वो आप डिलीवर कर पाएंगे। बाकी कहानियां बनाने वाले तो यार बहुत हैं, क्या ही कहें, है ना। तो इसलिए कोशिश करिए कि इस थ्योरी को अपने दिमाग में चेंज करिए कि ग्लास से बाल्टी नहीं, बाल्टी से ग्लास होने वाला है वहां पे। ठीक, मीडियम का हमने बात ही कर लिया, बाकी कैसे लिखना है वो चीजें हमने बात कर ही ली। साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। जब आप PYQ लिखें तो वहां पे डिस्क्रिप्टिव मैनर में जो है वो आपको अपने आंसर्स को लिखने का प्रयास करना है, उसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में कम से कम, अपने रफ कॉपी में कम से कम एक दो बार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। आगे चलते हैं, ये मेरे मार्कशीट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि शुरुआत में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है ना, 7.4, 7.8, 7.2 इस तरह का मार्क्स आ रहा था। और जैसे ही मैंने अपना मीडियम चेंज किया, जैसे हिंदी से इंग्लिश किया लास्ट सेमेस्टर में ठीक है, और तो जाकर के फाइनली क्या हुआ कि ये मार्क्स मेरे अचानक से 8.6 चले गए। इसके पीछे का कारण यही बाल्टी वाली मेंटालिटी, और दूसरा जो है वो मीडियम का अंतर। ये चीजें बहुत मेरे साथ मैटर की, और साथ में थोड़ी पढ़ाई भी बढ़ गई होगी ऑब्वियसली, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, तो इन चीजों को आपको अपनाना जरूरी है, डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आगे चलते हैं, अंत में क्या है, हाउस द जोश मैटर्स। आप चाहे जितना भी पढ़ के चले जाएं, आप चाहे जितना भी अच्छा वहां लिख लें, एक समय आता है एग्जाम देते टाइम में बीच का एक पॉइंट आता है जहां पे क्या होता है कि आपको ये लगता है कि यार प्रोफेसर तो उतने ही मार्क्स देते हैं, सबको तो उतना ही आता है, तो फिर हम ऐसा क्यों लिखें, इतना कौन मेहनत करने जाए, छोड़ो। यहीं पर आपको अपना मोरल हाई करना है, यहीं पर आपको अपने उत्साह को बढ़ावा देना है, यहीं पर आपको हिम्मत नहीं हारना है, और आपको लिखते जाना है। हर क्वेश्चन, हर लाइन, हर शब्द आपका सबसे बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अंत तक हिम्मत नहीं हारेंगे तो जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे होंगे तो आपके चेहरे पर मुस्कान होगी और आप एक बेहतर आंसर राइटिंग करके बाहर निकल चुके होंगे। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक थी कि भाई अपना मोरल जो है वो बहुत हाई रखो। समरी में बात आते हैं, पहला आपको एनालाइज करना है अपने PYQ को। PYQ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फाइंड द आंसर्स डिस्क्रिप्टिवली, आपको अपने आंसर्स को लिखना है, पहले से ही लिख करके जाना है, अपने दिमाग में उसको समझना है कि कौन से टॉपिक से, कौन से यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको आपको अपने दिमाग में लिखना है। उसकी राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो पहले से करके जानी है। ठीक है, राइट इन अ प्रॉपर वे, वो प्रॉपर वे हमने बताया ऐसे बच्चों के लिए जो लास्ट टाइम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर वो उन प्रॉपर वे को अगर फॉलो करेंगे तो उनका मार्क्स डेफिनेटली ग्रो होगा। और साथ में लास्ट जो चीज है वो है कीप द मोरल हाई। अगर अपना मोरल जो है वो हाई रखते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो अंत समय तक बेहतर जाएगा। आशा करता हूं कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन आपके मदद आएगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके आइएगा। जब एग्जाम हो जाए तो आके बताइएगा कैसा रहा एग्जाम, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दिया हुआ है अपने PYQ का, वो भी आप देख लीजिए एक बार। बाकी आपको पता है कि CUET PG की हम प्रिपरेशन कराते हैं, और अपने दोस्तों तक जरूर बताइए इस बात को। ठीक है,
जिनको भी जरूरत है सीयूईटी पीजी की तैयारी करने की, आप उनको बताइए कि द हिस्टोरिका जो है वो एक मात्र प्लेटफॉर्म है जहां पे एक बेहतर शिक्षा जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। आप उनको बताइए और उनको जोड़िए। आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी ऐप का लिंक दिया हुआ है। आने वाले समय में जब भी आपको याद आए द हिस्टोरिका को जरूर याद करिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।